हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम राम किशोर है और मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई क्लास 10th के लिए स्पेशल है ये वीडियो। अब जो है, अभी तक हम बना रहे थे सीबीएसई के लिए, तो बना ही रहे थे, लेकिन हम लोग बना रहे थे 12th के लिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के लिए भी, ठीक है। तो ये सीबीएसई क्लास 10th का वीडियो बन रहा है। ये हमारा टारगेट बैच है, ये स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए है ये वीडियो। तो वैसा आप लोग को पता ही है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। एग्ज़ाम डेट जो है 11 मार्च ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो अब आपके पास जो समय बचा हुआ है वो है, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए तो 75 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज आपके पास हाथ में है। मतलब अभी दिसंबर चल रहा है आपका, तो मिड दिसंबर है अभी, तो दिसंबर 15 डेज इधर, जनवरी और फरवरी मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, तो आपके पास 75 डेज का है, ठीक है। तो इस 75 डेज में आप जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। और इसी के लिए, इसी का आपको हेल्प मिले, क्योंकि आप तो मेहनत कर ही रहे होंगे पहले से, हमको पता है, लेकिन आपको और भी इससे हेल्प मिले, इसलिए हम लोग लाए हैं ये टारगेट बैच, ठीक है। तो हम लोग का जो सिलेबस स्टिक होगा वो इस पे होगा कि हम अधिक से अधिक आपको बता सकें एक कम से कम समय में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको बहुत चीज़ से आप फेमिलियर हों, आप बना सकें सवाल को वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें आपका कि क्या क्या है आपका सिलेबस में, तो सिलेबस में तो आपको मैथ के सिलेबस में तो आपको पता है क्या क्या चीज़ पढ़ना है। कुछ कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है इस बार आपके लिए ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, अगर रियल नंबर के बारे में बात करें, रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर जो है आपका फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का। इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको होगा यहाँ पे, वो आपको होगा कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, क्या क्या चीज़ से, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ से, जो कि जनरली आपको 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको 100 में 100 चाहिए तो इसका मतलब है आपको हर एक नंबर उठाना है आपको। ऐसे तो आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, रिटन एग्जाम, तो इसमें अगर आपको 80 में 80 चाहिए तो आपको हर एक नंबर को क्या करना होगा, ग्रैब करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसमें से क्या चीज़, जैसे कि √2 √3 इरेशनल है, इसके बारे में बात करना है आपको। तो इरेशनल जो इसका इरेशनल नंबर है, इसको आपको प्रूफ करना होगा। तो ये बेसिकली यही 2 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पहले पता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 और 2 वीडियो में इसको जो है मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका यहीं से कि क्या है रियल नंबर, ठीक है। अभी कोई हमको बहुत ज़्यादा हेक्टिक होकर नहीं करना है, आप आराम से समझते चलिए। हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको उतना बॉदर होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए, अगर हम बात करते हैं इसमें से कि रियल नंबर क्या है, अगर बात किया जाए तो रियल नंबर आप किसको कहते हैं, कैसे समझते हैं कि आप ये रियल नंबर है, ये क्या है। तो कोई भी नंबर जो कि -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक, जिसको कि आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब क्या है आपके लिए रियल नंबर है। कोई डाउट्स बात पे, क्या बोले, कोई भी नंबर जो कि -इन्फिनिटिव से लेके +इन्फिनिटिव के बीच में हो और जिसको आप क्या कर सकते हो, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ बीच में क्या होता है, 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं आप, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो खैर, ये तो रियल नंबर का डिफिनेशन हो गया, हम बाद में आएंगे इसके ऊपर पे। लेकिन जो आपको इसमें से स्टार्टिंग से पढ़ना है आपको, वो क्या है आपका, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या पढ़ना है आपको इस रियल नंबर के अंदर में, आपको जो हेडिंग है पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। तो पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम बाद में जब रेशनल और इरेशनल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस रियल नंबर को और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए,
इस रियल नंबर के अंदर में क्या पढ़ना है आपको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये क्या चीज है? चलिए इसको पहले समझते हैं। समझते चलिए, उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स? क्या बोलता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स? जैसे सपोज करो कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी कंपोजिट नंबर, अभी देखो हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अच्छा चलो पहले हम समझ लेते हैं पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है, जरा बताओ तो। अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या है तो किसको डिफाइन करोगे आप? प्राइम नंबर क्या होता है बोलो? कोई ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से डिविजल हो, सो क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलना चाहें अभी, स्मॉल एग्जांपल लो 2, तो 2 जो है सिर्फ ये 1 से तो डिवाइड होता है या तो इटसेल्फ मतलब 2 से ही डिवाइड होता है, इसलिए 2 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद से स्मॉल सपोज को 3 भी क्या है? जो 1 से डिविजल होता है या 3 से डिविजल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उसी तरह से मान लो 5 क्या है? 1 और 5 से डिविजल है, मतलब 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इतना नॉइज होता है ना, क्या करें। आओ देखो, तो कंपोजिट नंबर क्या है? जैसे मान लो कि कोई नंबर से हम बात करते हैं जैसे 10, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 10 जो है किससे किससे डिविजिबल है, तो क्या क्या बताओगे? 1 से है, 2 से है, 5 से है और 10 से है। इसका मतलब 10 क्या है? 10 एक कंपोजिट नंबर है। 10 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, मतलब ऐसा नंबर है जिसका कि एक से ज़्यादा फैक्टर हो, सो क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो 10 का जो है क्या क्या है, ज़्यादा देखो तो अगर 10 को हम मान लो कि प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 और 5 आया है ना। इसका मतलब है 10 को आप 2 × 5 के रूप में, मतलब यहाँ पे देखो 1 से ज़्यादा फैक्टर इसका अवेलेबल हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 7 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा आपको? हमको सिर्फ 7 ही मिल सकता है, 7 से 1 टाइम कटा, तो इसका मतलब 7 बराबर क्या हो गया? 1 × 7। खूब से खूब कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे सिर्फ दो ही डिवाइजर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल, 2 नंबर से ही डिविजिबल हो, क्या बोल रहे हैं? ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर जो भी है वो क्या है? सारा का सारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए जब आप इस बात को समझ गए तो अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलता है आपसे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये कहा जाए क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जो है आप कैसे लिख सकते हैं? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम ये बात किए थे, जैसे मान सपोज को, जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 12, तो 12 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा? 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3, तो इसका मतलब 12 क्या हो गया? 2 × 2 × 3, तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है? सब का सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी एक कंपोजिट नंबर को जो है हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये कैसे होता है? एक यूनिकली एक्सप्रेस्ड नंबर है। भले ही आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ध्यान सुनिए, इसको आगे पीछे आप कर सकते हो। किसी का मन किया तो लिख दिया 12 बराबर 3 × 2 × 2, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना चीज़, दोनों चीज़ तो अलग अलग है नहीं, दोनों तो सेम ही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। हम अभी ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सब तो आपको पता ही है। आप लोग चाहें तो इसको आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बात कर लें कंपोजिट नंबर जब हो गया तो
अब सेकेंड बात क्या है इसके अंदर में, इस फंडामेंटल थ्योरम के अंदर में जो इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, क्या क्या हुआ। पहला बात क्या हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, ऐसे लिखो पहला पार्ट में से, फर्स्ट पार्ट देखें कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a product of prime numbers. ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे चल के, कि अगर सपोज कीजिए कि अगर मान लो कि लेट P इज अ प्राइम नंबर and A is any positive number and A square is divisible by P, then A is also divisible by P। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मिटा रहे हैं इसको इधर साइड से। आइए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पे एग्जांपल से बात कर लेते हैं इसका। जैसे मान लो आपसे हम पूछें कि बताओ कि 4 जो है क्या 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 4 जो है 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144, और आप क्या कीजिएगा 144 से 4 में डिवाइड कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ 36 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 जो है 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या 5 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो आप बोलोगे सर 144 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये डिवाइडेड नहीं होता, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता, मतलब पॉइंट में आता है, फ्रैक्शन में आता है। तो आखिर इसका क्या रीजन है, देखो ध्यान समझो। जब हम बात करते हैं कि 12 का स्क्वायर मतलब 144 किससे डिविजिबल है, 4 से, तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है डिवाइड करता है किसको, डिवाइड करता है 4 जो है डिवाइड करता है किसको, 12 को भी। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नंबर, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कि अगर कोई नंबर खुद में ही, मतलब नंबर इटसेल्फ अगर डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से, तो उसका स्क्वायर भी डिविजिबल नहीं हो सकता उस नंबर से। समझ में आया बात, मतलब कि 12 जो है, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो, 12 जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए 12 का स्क्वायर भी 4 से डिविजिबल है। अगर 12 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका रीजन ये है कि 12 इटसेल्फ जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको याद रखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर जो है अगर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए भी जो है क्या होगा, उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई डाउट है मन में इसमें से। इसे मान लो, चलो साहब बोलो सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं था, चलो एग्जांपल लेते हैं। सर मान लो सपोज कीजिए कि अगर हमसे पूछें आपसे कि क्या 3 जो है 7 के स्क्वायर को डिवाइड करता है 49 को, तो आप क्या बोलोगे सर 49 को जो है 3 डिवाइड नहीं करता है ना, डिवाइड नहीं कर पाता। क्या रीजन है इसका, क्योंकि 7 जो है जिसका स्क्वायर है 49 7, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये था कुछ बेसिक बातें जो हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो जिसको पता था, ये आप बस बेसिक चीज़ था, हमको पता है कि ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन हम फिर भी आपको समझा दिए, क्योंकि जब हम आगे प्रूफ करेंगे √2 √5 इज इरेशनल नंबर, तो वहाँ पे आपको काम आएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे। इसको इस तरह बात को आप क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए इसके बाद में। अब हम बात समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है हम लोग को इसको थोड़ा सा। तो आ जाओ, तो अगर हम बात करें कि अब एलसीएम
एंड HCF क्या है, LCM एंड HCF क्या है। तो वो पता है कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, आपको भी पता होगा, लेकिन आप कैसे निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। हाउ टू फाइंड, ऐसे लिखो, हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, यही है हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम इसको सीखते हैं, आपके सिलेबस में भी है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मान लो सपोज करो कि हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 90 एंड 144। चलो एक क्वेश्चन उठा लिए, सिंपल सा, ठीक है। हमको पता करना है कि इसका LCM और HCF क्या होता है। चलिए आइए बात पे। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आपको करना आता ही होगा। तो 2 से 45, 3 से लगाओगे क्या हो जाएगा 15। कभी भी जब भी ट्राई करोगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट कीजिएगा, याद रखिएगा, जब तक स्मॉलेस्ट नंबर चल रहा है तब तक चलने दो। तो इसका मतलब क्या हो गया 90, अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया 90। अब इसका आ जाओ 144 के लिए, तो 2 से लगाओ 72, 2 से लगाओ 36, 2 से लगाओ 18, 2 से 9 और 3 से 3, ठीक है। तो अब ही बताओ कि इसका मतलब है कि 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा बताओ तो। 2 इंटू 3 पे कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 5, और 144 का क्या हो गया, जरा बताओ तो। 2 पे कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सुनो, जब हमको इसका, ध्यान से बात सुनिएगा, जब हमको इसका HCF निकालना, पहले हम HCF निकाल रहे हैं, तो HCF के लिए क्या करते हैं, पहले ध्यान समझिएगा कि दोनों नंबर में जो भी गिवन नंबर है, 2 3 जितना भी नंबर है, यहाँ पे जैसे मान लो 90 है या 144 है या इसके आगे भी कोई नंबर हो सकता था, तो इस हर एक में प्राइम फैक्टराइजेशन जो कॉमन होगा, जो प्राइम नंबर कॉमन होगा, उसका जो लिस्ट पावर है उसको हमको लिखना है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि इसे मान लो यहाँ पे देखो 90 और 144 में क्या है, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है। बेस में देखो, बेस में क्या है, 2 है, यहाँ पे यहाँ भी क्या है 2 है। तो इस दोनों में जो लिस्ट पावर है उसको लिखिए। तो लिस्ट पावर 2 पावर क्या है 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पे पावर 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, दोनों में तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर। इसके पास 5 है, क्या इसके पास 5 है, नहीं ना, बस तुम्हारा आंसर क्या हो गया 2 इंटू 9 कितना आ गया 18। समझ में आ गया बात। तो ये क्या निकल गया HCF निकल गया। फिर से मेरी बात सुनिए, हम लोग क्या करते हैं इसमें से कि जो लिस्ट पावर होता है, जो लिस्ट पावर होता है ऑफ कॉमन किसका, प्राइम नंबर का, ऐसे लिखो कि HCF विल बी HCF विल बी लिस्ट पावर ऑफ कॉमन, लिस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर, लिस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, याद रखिएगा इस बात को। मतलब जो दोनों में कॉमन हो और उसका जो लिस्ट पावर हो उसी को हमको लिखना है। कोई डाउट मन में है? तो क्या था आपका HCF निकालने के लिए था। आइए अब बात कर लेते हैं किसके लिए, LCM के लिए। इसको मिटा दें यहाँ पे, एक बार आप फिर से इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जो लिस्ट पावर होगा दोनों का, जो कॉमन होगा, पहले कॉमन खोजना और उसमें से फिर लिस्ट पावर देखना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके LCM के ऊपर पे। तो जब हम बात करें इसमें से LCM क्या होगा इसका, तो HCF हो गया, चलो HCF को मिटा दिया। आ जाओ इसका हम बात कर लेते हैं LCM। तो LCM में क्या करते हैं कि जो जितना भी प्राइम नंबर आया है, चाहे वो कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, सबका हाईएस्ट पावर लिख देना है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 2 आया है दोनों में, तो दोनों का हाईएस्ट नंबर क्या है 2 पे पावर 4। 3 का हाईएस्ट क्या है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5, इसमें तो 5 नहीं है, फिर भी कॉमन हो या कॉमन नहीं हो आपको LCM में उसको भी लिख देना है, उसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, चाहो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा बोलो, 16 गुना 9 इंटू 5 कितना हो गया 720, 80 इंटू 9 720। समझ में आया बात। ये क्या निकल गया आपके पास, LCM निकल गया। तो LCM हम लोग क्या करते हैं कि
हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर used in any number, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बोले कि फिर से सुन लो कि एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में हम लोग करते हैं कि जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर इसमें से आप फैक्टर करने पर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो भी आपको फैक्टराइजेशन मिला है, उसमें जो भी प्राइम नंबर आया हुआ है, चाहे वो कॉमन हो सब में या कॉमन नहीं हो, सब का हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को वहां पर नोटेड डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर मैक्सिमम पावर क्या था, 4, तो 2 पावर 4 लिख दिए। फिर क्या है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर, तो क्या करें, 3 का स्क्वायर कर दिए। 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो 5 पावर 1 हो गया, इसको इंटू कर लो, छोड़ दो इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए इस पे बहुत सारा सवाल एक एक नंबर का आपको पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो, अगर हम बात करें आपका जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। इससे कैसे कैसे सवाल पूछा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे। 1 मिनट। देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसके बेस पे क्वेश्चन देखो आपके इसमें दिया हुआ है, सैंपल पेपर में दे रखा है। 1 मिनट। आपका सैंपल पेपर में दे रखा है कि इफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B आर रिटन एज, क्या बोल रहा है सवाल, यहाँ पे देखिए कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B आर रिटन एज A इक्वल टू एक्स का क्यू वाई का स्क्वायर एंड B इक्वल टू एक्स वाई का क्यू, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है, प्राइम नंबर्स है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर बाय द एलसीएम ए एंड बी। अच्छा सुनो, पहले हम बाद में बात करेंगे पूरा क्वेश्चन का। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका अगर हम बात करें एचसीएफ क्या होगा, तो पहले बताओ तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपके पास। आपके पास गिवन है कि a बराबर एक्स का क्यू वाई का स्क्वायर, b बराबर एक्स वाई का क्यू। तो आप पहले ये बताओ हमको कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आपको क्या बताए थे कि जो भी प्राइम नंबर यूज हुआ होगा, प्राइम नंबर यहाँ पे कौन है, एक्स और वाई है। इसी बारे में देखो, 2 और 3 मत देखना, 2 और 3 तो क्या है, इसका पावर है, याद रखना, इस प्राइम नंबर का पावर है वो। तो आपको क्या देखना है इसमें से, जैसे मान लो यहाँ पे x आया, तो यहाँ पे x का जो हम क्या बताए थे, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसे क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो x का पावर क्या हो गया, 1 हो गया। और y का पावर क्या है, y देखो दोनों में कॉमन है, तो इसका लोएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब एचसीएफ क्या निकल गया, एक्स वाई स्क्वायर। कोई डाउट इस बात पे, एचसीएफ क्या निकल गया, एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा चलो अब इसका हम एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, जरा बताओ इसमें से। तो यहाँ पे देखो एक बात कि एलसीएम में क्या बताए थे कि जो दोनों में पावर, जो दोनों में है चाहे दोनों में नहीं है, इसको नहीं सोचना आपको। क्या बोल रहे हैं आपको, एलसीएम निकालने वक्त एक्स देखो तो यहाँ भी है यहाँ भी है, चलो ठीक है, बाय डिफॉल्ट आ गया दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखना है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स का क्यूब, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम पावर, वाई का क्यूब। तो एचसीएफ क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, और एलसीएम क्या हो गया, एक्स क्यू इंटू वाई क्यू हो गया। अच्छा अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, हम इससे पहले भी एग्जाम्पल लिए थे, आपके पास दिखाए थे कि एक लिए थे 90 और एक लिए थे 44, ऐसे लिए थे ना, याद करो, पिछले का रिवाइंड करो, इसको पता चल जाएगा। उसमें हमारे पास एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आया था 18, और एलसीएम क्या आया था बताओ जरा, एलसीएम आया था 720। आप यहाँ पे एक रिलेशन गौर कीजिए थोड़ा सा ध्यान से, तो आप देखिएगा क्या चीज़ कि 90 इंटू 144 करो, देखो कितना आता है, करो तो करोगे तो आप देखोगे 36, 26, 27, 28,
29। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। ठीक ना, कितना मिलेगा आपको 12960। ठीक है, अब हम करना चाह रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किसको 18 इंटू 720 को। देखो कितना आता है 0 36 26 27 28 29। देखो सेम नंबर आया। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप किसको मल्टीप्लाई किए थे, जो नंबर गिवन था उसको आप मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे जो आप किसको मल्टीप्लाई किए, आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई किए और एलसीएम को मल्टीप्लाई किए। इसका मतलब आपके पास क्या आया, इसको अगर हम ए बोलें, इसको अगर हम बी बोलें, तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आया, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ किसका, ए बी, और इंटू एलसीएम ऑफ किसका, ए बी का। हाँ कि नहीं, बोलो, एलसीएम ऑफ किसका, ए बी का। समझ में आया। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट बराबर, यहां पर ध्यान सुनो जो हम बोलना चाह रहे हैं, यहां पे देखो, इस चीज को यहां पे भी गौर कर लो पहले। अगर मान लीजिए हम ए इंटू बी करें, तो यहां पे क्या जरा बताओ तो, एक्स का क्यू वाई का स्क्वायर इंटू एक्स वाई का क्यू, कितना हो जाएगा बोलो, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4 और वाई पे पावर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे फिर से एच सी एफ इंटू एलसीएम करो, कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ से एक्स वाई का स्क्वायर इंटू एक्स क्यू वाई क्यू। देखो यहाँ पे है ना, एचसीएफ कितना दे रखा है, एक्स वाई का स्क्वायर, और एलसीएम कितना दे रखा है, एक्स क्यू वाई क्यू, कितना हो गया बताओ, एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 5। देखो फिर से सेम आ गया। तो हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं, आपके लिए ये रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं, इस बात को बहुत नोट डाउन में कर लीजिए VVI में, कि ऐसे इसको मिटा दें पूरा को। सुनो देखो, तो यहाँ पर से आप इस रिलेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग लिखते चले जाइए भाई, हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग समझते चलिए, और कुछ जरूरी हो तो उसको लिखते चले जाइए। तो जो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, क्या लिखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी बराबर, प्रोडक्ट टू नंबर ए बी कर दो, सीधा सीधा ऐसे कर दो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी, समझो, बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ किसका, ए बी इंटू एलसीएम ऑफ किसका, ए बी का, ए इंटू बी का। इसका मतलब आपके पास क्या निकल के आया कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ किसका, ए बी का। ठीक ना, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पे अभी बात कर लेते हैं, जैसे जो क्वेश्चन अभी बताए थे उसी के ऊपर पे बात करते चले जाते हैं अभी, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा, हमको पता है, आपको पहले ही बता चुके हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपको नॉलेज हो जानी चाहिए सब चीज़ का। देखो है तो ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन, लेकिन इसका इम्पैक्ट समझो। अगर आपके क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड रहा, और अगर आपसे ये बन गया तो आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है मोरालिटी आपका। और अगर पहला क्वेश्चन ही नहीं बना आपसे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर थोड़ा डिमोरलाइज होने लगते हैं। समझ में आ रहा है बात। इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे निश्चित ही बनना चाहिए, याद रखिए। और खासकर अगर इतना आसान टॉपिक से हो तो क्यों छोड़ा जाए एक मार्क्स को भी। आ जाओ, देखो ध्यान से आ जाओ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपके कि इफ एक्स वाई बराबर 180, और बोल रहा है एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3, फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं, यहाँ पे क्या पढ़े थे अभी, जब बताओ कि प्रोडक्ट क्या दे रखा है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई 2 नंबर है, इसका प्रोडक्ट दे रखा है। तो अब हम क्या लिखा है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप सीधा यहाँ पे लिखोगे कि एक्स इंटू वाई बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप ऐसे भी चाहो, देखो ध्यान से, इसी से फॉर्मूला आप कितना भी ड्राइव कर सकते हो। कैसे, जैसे मान आपसे कोई पूछे कि एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाय क्या चीज, प्रोडक्ट बाय क्या, एलसीएम, प्रोडक्ट बाय एलसीएम। अगर एलसीएम बराबर तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट बाय एचसीएफ, है ना।
अगर मान लो कि दो नंबर इसमें से देखो चार चीज आपके पास है, क्या क्या है, एक्स वाई एचसीएफ एलसीएम, तो इसमें से कोई भी चार में से एक चीज आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा कि एक्स बराबर क्या होगा बताओ, तो आप क्या लिखोगे, एक्स बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय वाई। मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय सेकेंड नंबर। तो जो भी इस चार चीज में आपके पास गिवन होगा, तीन चीज, उसमें चौथा चीज आपको निकालने बोला जाएगा। तो यहां पे सवाल में क्या बोला है, देखो तो प्रोडक्ट दे रखा है, आपके पास एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट बाय एचसीएफ। निकाल दो इसमें से, लिखो एलसीएम बराबर प्रोडक्ट कितना हुआ 180, अब बाय एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो गया 3, आंसर कितना आ गया 60। समझ में आया बात। तो ये क्वेश्चन थी। जो अब हम बातें हैं आपके, जो इसमें आपके दिया हुआ था क्वेश्चन, आपके जो दे रखा था इसमें, जो आपका किसमें है, देखो यहाँ पे सैंपल पेपर में दे रखा है आपका। सैंपल पेपर के सवाल पे फिर से हम वापस लौट के आते हैं। चलो इसको मिटा दें, इस बात को, इसको जरूर नोट डाउन। देखो यहाँ पे क्या क्या है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, यही चीज लिखा हुआ यहाँ पे भी, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो हमसे कोई भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ठीक है, तो सारा का सारा आप लोग नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है, हमको पता है कि सब चीज़ आपको आता होगा, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा बहुत बच्चे को, लेकिन कोई बात नहीं है, इससे बाद से हम लोग एडवांस लेवल पे बात करते चले जाएंगे। तो बेसिक चैप्टर भी आपको पता ही है। ठीक है, तो आओ जल्दी से। जो सवाल था यहाँ पे आपके दिया हुआ, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम। तो सवाल इसमें क्या दे रखा था आपके कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई, सॉरी ए एंड बी आर रिटर्न, तो एक कैसा रिटर्न था भाई, तो एक्स का क्यूब y के स्क्वायर के टर्म में रिटर्न था। b बराबर क्या दिया हुआ था, तो एक्स वाई क्यूब। क्या पूछ रहे हैं, व्हेन एक्स एंड वाई प्राइम नंबर है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब प्रोडक्ट, अब क्या बोल रहा है कि आप रिजल्ट निकालिए कैसे, कि जब इसको आप डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाय द किससे, एलसीएम से। तो आप ही बताओ कि अगर आप प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, जरा बताओ। ऐसे तरीका बहुत है, आप प्रोडक्ट करो इसका, फिर एलसीएम निकालो इसका, ये हम तुमको डायरेक्टली बताना चाहते हैं। क्या ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो अभी आपको सिखाया था ना कि जब प्रोडक्ट को आप एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एचसीएफ मिलता है। तो आप सिंपली एचसीएफ निकाल दो ना फटाक से, क्यों इतना जाओगे इंटू करने के लिए। दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में यूज होता है उसका क्या लेते हैं, उसका लिस्ट पावर लेते हैं, और उसके बाद इस दोनों में भी क्या होगा, जिसका जो कॉमन जो है उसका क्या ले लेते हैं, उसका लिस्ट पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, y का स्क्वायर हो गया, आंसर खत्म, एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा बात, क्या बोले फिर से ध्यान देखिए। जब आप प्रोडक्ट बाय एलसीएम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट बाय एलसीएम करने पर आपके पास क्या आता है, एचसीएफ ही तो आता है। अभी नहीं लिखे थे फॉर्मूला आपके पास कि एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट बाय एलसीएम। तो यानी कर रहे हैं प्रोडक्ट बाय एलसीएम, तो क्या देगा, एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालते हो, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसका लिस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स दोनों में कॉमन है, उसका लिस्ट पावर क्या हो गया 1, वाई दोनों में कॉमन है, लिस्ट पावर क्या गया, वाई स्क्वायर हो गया, आंसर एक्स वाई स्क्वायर। खत्म करो कहानी। क्यों इसको फिर से इंटू करोगे, फिर एलसीएम निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, इससे बेहतर है कि डायरेक्ट ऐसे निकालो। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इसलिए आप टाइम भी सेव करना सीखिए आप लोग, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से उठ सकता है जो बनता हो आपके लिए, हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं पे अगर वैसा क्वेश्चन हो तो। ऐसे तो आप चाहें तो एनसीईआरटी का बुक से बना सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था दिया हुआ। तो ठीक है, खैर तो एलसीएम एचसीएफ से हम ज़्यादा डिटेल नहीं करते इस बात के लिए, ठीक है। ऐसे देखो, अगर एनसीईआरटी का बुक आप उल्टाओगे तो अगर आप रिवाइज जो न्यू बुक है उसके हिसाब से हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा उससे भी आसानी हो जाए, ताकि बच्चे के मन में ये भी ना रह जाए कि सर एनसीईआरटी में कोई डाउट रह गया है। तो एनसीईआरटी में देखो एक्सरसाइज 1.1 जो रिवाइज्ड बुक है उसके बाद से बात कर रहे हैं कि ईच एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं तो आप कर ही सकते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पेयर आपको गिवन है आपको, और आपको दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, जो आपको बताए थे अभी। अच्छा देखो एक बार ध्यान सुनो, ये जो एलसीएम अब जो बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ
ए एंड बी जो लिखे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई। प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ऐसा मत कर देना कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑफ ए बी सी ऐसा पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा कि 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कभी भी 3 नंबर का प्रोडक्ट 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं होता। हमेशा 2 नंबर का ही प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, याद क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। बस याद रखिएगा इस बात को, 2 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल, ए और ए एंड बी के लिए, एक्स एंड वाई के लिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको इसमें पूछता है, देखो इसमें से इसमें दिया रखा है, आपको बता दें इसके बारे में भी। ये कौन सा चल रहा है, एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है न्यू रिवाइज्ड बुक से, कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन इंट्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कहना चाह रहा है कि आप बताइए कि 6 पे पावर n जो है, वेयर n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। तो आपको यह पता करना है कि 6 पे पावर n जो है, क्या 6 पे पावर n कहीं भी n का कोई मान लेने पर 2, 4, 50, 100, 200, 400, 1000, लाख कुछ भी लेने पर क्या इसके लास्ट में 0 आ सकता है। इसको सॉल्व करने पर क्या कभी 0 आएगा, ये आपको बताना है, कभी 0 नहीं आ सकता, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, चेक वेदर। अच्छा, आपको वेदर चेक करना है कि 0 आएगा कि 0 नहीं आएगा। तो एक बात देखो ध्यान से सुनो, ये बात तो आप भी समझते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि n का मान हम 1 ले लेते हैं तो 6 पे पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लो सपोज करो कि कोई n का मान 2 ले लेता है तो 6 स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। n का मान 3 ले लेते हैं तो 6 का क्यू का मान क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो आप कितना भी बार मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो आपको यहाँ पे कभी 0 नहीं आ सकता। ये तो आप समझ रहे हैं, आपका अंदर का जो रेशनल है उस चीज़ को बता रहा है कि यहाँ 0 तो कभी नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम कैसे लिखें इस बात को, इसको समझ लो थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको हम जो बताए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसी पे बेस्ड ये पार्ट है। उसमें सेकेंड पार्ट आपको क्या बताए थे कि अगर a का स्क्वायर डिविजिबल है p से, p कोई प्राइम नंबर, तो तभी पॉसिबल है ये जब क्या हो, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। अगर a ही डिविजिबल नहीं है, ध्यान सुनिए, अगर a ही डिविजिबल नहीं है p से तो a का स्क्वायर भी डिविजिबल नहीं हो सकता p से, और अगर a का स्क्वायर डिविजिबल है p से तो इसका मतलब a भी होगा डिविजिबल p से। ये बात तो हम कह चुके हैं, आपको पहले बता चुके हैं। क्या बोले कि a का स्क्वायर अगर डिविजिबल है p से तो इसका मतलब a भी डिविजिबल होगा p से, और अगर a ही डिविजिबल नहीं है p से तो a का स्क्वायर भी डिविजिबल नहीं हो सकता p से, ठीक है। डॉट्स बात पे, तो इसी बात को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगर किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट जो है 0 होगा तो आपको पता है कि वो 5 से क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है। क्या बोल रहे हैं हम आपको, ध्यान से मेरी बात सुनिए कि कोई भी नंबर हो, आगे चाहे कितना बड़ा भी अंक लिखा हुआ हो, कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, मान लो कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन लास्ट में अगर हम 0 लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो आपने कुछ ले दो, 7 6 5 9 8 7 6 5 4 3 9 7 8, लास्ट में 0 कर दो, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर जो हम लिख दिए हैं, ये भी हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर लास्ट में हम 0 देख लिए तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या चीज कि 6 पे पावर n के लास्ट में अगर 0 आएगा तो उसको भी 5 से क्या होना होगा, डिविजिबल होना होगा। क्या आप बोले, मेरी बात ध्यान सुनो, 6 पे पावर n के लास्ट में अगर 0 होगा तो उसको 5 से क्या होना होगा, डिविजिबल होना होगा, ठीक है। अब अगर 6 पे पावर n 5 से डिविजिबल होगा, मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे मान लेते हैं, मैं जूम कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 पे पावर n के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 6 पे पावर n क्या है, डिविजिबल है किससे, 5 से। तो अगर 6 पे पावर n, ऐसे लिखो कि इफ, ऐसे लिखो ऐसे कि इफ 0 इज द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर
then it will be divisible by 5। हाँ कि नहीं? डिविजल किससे होगा? 5 से। देखो बच्चा, मेरा जो हैंड राइटिंग है थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है बाबू, क्या करें, लेकिन आप लोग थोड़ा काम चलाइए, आपको हैंड राइटिंग पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, निश्चित ही आपको ये बहुत मज़ेदार आपको सेशन होने वाला है पूरा का पूरा। देखो ध्यान से, तो 0 क्या है कि अगर लास्ट डिजिट होगा तो क्या होगा, वो डिविजल होगा किससे? 5 से, ठीक है? चलिए अब हम कह लेते हैं क्या चीज़ कि अगर 6 पे पावर n के लास्ट में डिजिट में 0 है, इफ 0 इज द लास्ट डिजिट of last digit of 6 पे पावर n, then 6 पे पावर n will be divisible by 5। हाँ कि नहीं? बोलो, डिविजिबल बाय 5। हम इफ लगा के बोल रहे हैं कि इफ अगर ऐसा हो जाए कि 0 लास्ट में आ जाए तो क्या होगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब तुम क्या पढ़े हो, इसका जो अभी थ्योरम क्या पढ़ाए थे कि 6 पे पावर कोई भी चीज़ होता है, कोई भी नंबर पे कोई भी पावर है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो अंदर वाला भी टर्म क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स 5 विल बी प्राइम फैक्टर ऑफ 6, बट 6 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है बताओ? बट 6 को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2, 3 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। सो 5 असल को, सो 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, हैंस 6 पे पावर n is also not divisible by 5, also not divisible by 5, ठीक है? तो जब 6 पे पावर n ही डिविजिबल नहीं है 5 से, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 0 इसके लास्ट में नहीं हो सकता। तो ऐसे लिख दो, कहीं पे लिख देते हैं इस तरह से ऊपर में, समझ में आया ना जी? ऐसे लिख दो, हैंस 6 पे पावर n does not contain 0 as the last digit for any power of n। ठीक है? कोई डॉट इस बात पे है? क्या बोले हम, फिर से सुन लीजिए यहाँ पर से कि इफ 0 इज द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर देन इट विल डिविजिबल बाय क्या होगा? 5 से होगा। अगर मान लो कि 0 है, 6 पे पावर n के कहीं पे 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होना होगा? उसको 6 पावर n को डिविजन होना होगा किससे? 5 से डिविजन होना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है विल बी प्राइम फैक्टर क्या होगा? 6 का होगा। मतलब क्या समझे कि अगर मान लो कि 6 पे पावर n 5 से डिविजल है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, मतलब जो थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम है, वो क्या बताता है कि अगर 6 पे पावर n 5 से डिविजल है तो 6 को भी 5 से क्या होना होगा? डिविजिबल होना होगा। और अगर 6 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 6 का। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर 6 का कर रहे हैं तो 6 का प्राइम फैक्टर में क्या मिल रहा है? 2 × 3 मिल रहा है। तो सो 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, हैंस 6 पावर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है? कोई डॉट मन में यहाँ तक। और जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। कोई डाउट है मन में? तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहते हम इसको, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। तो हम लोग अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हम बनाएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है? चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट भी आता है तो इसमें कमेंट जरूर कीजिए। हम हर एक कमेंट का आंसर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे देने का, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।